जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाजिर हूं। वीकेंड जो है वो तकरीबन ये आप लोगों का भी टेंशन में गुजरा होगा, हम सब का टेंशन में गुजरा है, क्योंकि वही वाली बात थी कि ये हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो एक बहुत बड़ी महाभारत लड़ी जा रही है। तो उसके हवाले से जो भी बंदा मिलता है वो ये पूछता है क्या फ़ैसला होगा, क्या बनेगा, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, है कोई एमरजेंसी आ जाएगी, हुकूमत को ऑर्डर किए जाएंगे कि इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर अंदर, जो कानून की और आइन की आपकी ओब्लिगेशन बनती है। हुकूमत वो आके इनकार करे कि इनकार की शक्ल में क्या शहबाज शरीफ साहब पे वही तौहीन अदालत और वही कंटेम्प्ट लगेगी जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे लगी थी और उनको डिस्क्वालीफाई के ये कर दिया गया था। क्या इन पे भी ये डिस्क्वालिफिकेशन क्लास जो है वही अप्लाई होगी? बड़े अजीब से सवाल हो रहे हैं, अजीब सी सिचुएशन है, बल्कि डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव सिचुएशन है कि वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब हैं, जो वो बेंच जो है उन्होंने फैसला महफूज कर लिया, जो मंगल के दिन जो है वो उन्होंने अनाउंस करना है। और इस दरमियान में जो कुछ हुआ है, मेरा ख्याल बेंच और इनके दरमियान हुकूमत के वकीलों के दरमियान, वो भी प्रोसीडिंग आपने सारी सुन ली होंगी। दरमियान में एतजाज़ अहसन साहब को मैं बयान पढ़ा था, अगर मैंने ठीक पढ़ा तो वो कह रहे हैं जनाब कि अगर ये इस तरह की हुकूमत ने कोई हरकत की कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्डोज किया गया या चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई का या कोई अदरवाइज़ कुछ ऐसा कोई डिफेंस दिखाई गई, तो वो एक दफ़ा फिर यहाँ पे वकीलों की मूवमेंट को लीड करने को तैयार हैं। तो सवाल यह है, मुझे याद आया कि एतजाज़ अहसन साहब, मैं कुछ दोस्तों को कह रहा था, मैंने कहा इस पूरे मामले में एतजाज़ साहब की बड़ी कोशिश है कि जनाब के ये बड़ा अरसा गुजर गया, 12-13 साल गुजर गए, दोबारा एक नई एक जजेस की मूवमेंट जो है ना उसको लीड करें। आप पता है हर बंदा लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। ये अलग चीज़ है कि जिनको एतजाज़ अहसन साहब ने बहाल करवाया था, साल 1.5 साल पूरा लगा के, खुद मैं उसका गवाह हूँ, खुद फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने तकरीरें की थी कि जिन लोगों ने, जिन वकीलों ने उनको बहाल करवाया था जजेस को, फिर उन्होंने करोड़ों कमाए उन जजेस के नाम पे, और ब्रीफ केस उन्होंने मतलब उन्होंने लिए और उन्होंने केसेस लड़े। और उनका कहना था मैं अकेला था जो उनकी चीफ जस्टिस की अदालत में पेश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और बाकी जितने दोस्त थे, वकील थे, वो सारे के सारे वहाँ पे चीफ की कोर्ट में पेश भी हुए, केसेस भी जीते और करोड़ों पे उन्होंने कमाए। और उसके बाद जब अरसलान वाला केस स्कैंडल सामने आया था इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे को और बाकी जजेस के हवाले से, उस पर सवालात उठे थे, तो एतजाज़ साहब जो हैं फिर वो बड़े शर्मिंदा पाए जाते थे। आजकल वो उनको इफ्तिखार चौधरी साहब और उस वक्त की जजेस मूवमेंट का क्रेडिट जो है ना वो ज़रा शर्माते हुए लेते हैं, खोल कर नहीं लेते। सो बहरहाल अभी उन्होंने कहा था रियासत होगी माँ जैसी, अगर वो जजेस बहाल हो गए, अब माँ बनी या सुतेली माँ बनी रियासत, वो तो मुझे नहीं पता, आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ, हम तो रिपोर्ट करते रहे हैं। सो एतजाज़ साहब को लेकिन फिर भी एक है कि शायद मौका बन जाए, हुकूमत की बेवकूफ़ी करे, कोई उनको ये जजेस को, ये 3 बेंच जो है इनको कोई रोकने के लिए कानून साजी करे, कोई बिल है, कोई कैबिनेट के ज़रिए कोई ऐसी चेंजेस कराने की कोशिश करे, अगर जिसके बाद उनकी कोशिश होगी कि इस पर कोर्ट पे ज़रा दबाव जो है बढ़ाया जाए। सो इस वक्त सिचुएशन बड़ी इंतहाई एक्सप्लोसिव है। जैसे मैंने कहा कि इधर से इमरान खान साहब और उनके हामी वकील हैं, वो भी तैयार बैठे हुए हैं जनाब। उन्होंने कहा जनाब के कुछ भी आसमान गिर जाए, आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ तो यही है कि जनाब के 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने चाहिए, हुकूमत बहाने बनाए, उसके बाद इदारे बहाने बनाए, दीगर चीज़ें करें, उसके बाद टकराव की सिचुएशन जो है वो पैदा तो होने वाला है। मुझे याद आ रहा है उस तरह की सिचुएशन, मतलब 2-3 मौके ऐसे बनते हैं, हिस्ट्री रिपीट करते। बड़े लोग हैरान होते हैं कि हिस्ट्री क्यों रिपीट करते हैं अपने आप को, क्योंकि हम इंसानों की जिबिलत है, हज़ारों साल पहले भी वही हमारी जिबिलतें थी, आज भी वही है। सो उन सिचुएशन में हम वही काम करते हैं जो हज़ारों साल पहले वाला बंदा करता है, क्योंकि मेरी और उसकी इंसानी जिबिलतें जो है ना, जिनको ह्यूमन इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो सेम है। आज भी मोहब्बत करने की, नफ़रत करने की, या उसके बाद लड़ने की, झगड़ने की, या बाकी जो भी हमारे अंदर जबिलतें हैं, एक थोड़ी है, मतलब सैकड़ों जबिलतें हैं, दर्जनों होंगी कम से कम, जिनका हमें पता होगा, बाज़ का नहीं भी पता होगा। सो जबिलतें सेम है, लिहाजा टाइम बदलता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कीप ऑन रिपीटिंग दोज, वो जबिलतें, वही जबिलतें अब हमें फिर नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी पे जब ये तौहीन अदालत लगी थी और उनको सज़ा हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें की थी कि जनाब इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, घर जाना चाहिए। बल्कि ये तो दोनों भाई कोट पहन के गए थे, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, गिलानी साहब और जरदारी साहब के खिलाफ, कि जनाब मेमो गेट पे कि इनको जनाब कौमी मुजरम करार दें, इन पर सेडिशन केसेस होने चाहिए, और कमीशन बनवा के लौटे थे उस पर। बल्कि मैं हुसैन हक्कानी साहब पे भी वो हुआ था, इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त जज थे। सो हमारी ये पोलिटिकल पार्टी जो है ना, वो जजेस की ओनरशिप वो लेती रहती हैं, फिर कोई नए जज को ओन कर लेती हैं, फिर एक और किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी अडॉप्ट किया था इफ्तिखार चौधरी साहब को, और फिर उनके लिए 8-10 दिन जेल भी गुजारी थी, जिसका वो बताते रहते हैं। अब वो उनका नाम सुनते हैं तो उनके इमरान खान साहब के कपड़ों में आग लग जाती है। इसी तरह एतजाज़ अहसन साहब हैं,
उनके सामने आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम लेके देखें, उनके फेस एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, हालांकि कितनी बड़ी उन्होंने मूवमेंट चलाई हुई है। सो मतलब वक्त के साथ बदलते रहते हैं। यही नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी थे, जुडिशरी का इन्होंने वो झंडा उठाया था, लॉन्ग मार्च कर रहे थे। अगर आपको याद हो लाहौर से पीपल्स पार्टी के दौर में जज रेस्टोरेशन के लिए जब गुजरावाल के करीब पहुंचे तो फ़ोन आ गया था उनके जनरल कियानी साहब का कि बहाल होगा जजेस। उस वक्त जुडिशरी बड़ी अच्छी थी विकास की, उनको सूट करती थी, और उसी जुडिशरी की बुनियाद पर बाद में नवाज शरीफ साहब ने अपने केसेस खत्म करवाए थे, और फिर उसके बाद वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बने थे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन साहब को सूट करता है। इनको जरदारी साहब और गिलानी साहब को जस्टिस हमीद डोगर साहब सूट कर गए थे जब एमरजेंसी लगी थी जनाब मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने उनके जरिए भुगतवाया, अपने केसेस करवाए। सो जुडिशरी को यूज़ किया जाता है, वो हर पार्टी आती है, ओनरशिप देगी हुकूमत के खिलाफ, वो साथ मिल जाएगी, अपने केसेस सेटल करवाएगी, करप्शन के हैं, दीगर इशूज़ हैं, और फिर अगली हुकूमत में खुद पहुँच के तो फिर वो जो उस वक्त की मौजूदा जजेस बैठे होंगे उनके खिलाफ हो जाएंगे। मैंने तो किसी हुकूमत के किसी वज़ीर आज़म के आज तक नहीं सुना बयान, हुकूमत कोई वज़ीर आज़म बन के आप निकाल के दे दें जिन्होंने जुडिशरी की तारीफ की। अपोजिशन के मैं हज़ारों आपको बयान सुना देता हूँ, इमरान खान के सुन लें, गिलानी साहब के सुन लें, जरदारी साहब के सुन लें, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, नेम एनीवन, सबको अपोजिशन में जजेस अच्छे लगते हैं। जैसे आज इमरान खान साहब को अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जो पिटीशन है उस पर फैसला मेरे हक में आने वाला है। खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। सवाल अब ये है कि होगा क्या, जो आप लोगों के जहन में होगा। अभी बिलावल भुट्टो साहब का बयान आ रहा था, वो ये कहते हैं जनाब कि अगर इस तरह की चीज़ें हुई और फैसला आया कि इलेक्शन करवाएं तो फिर कोई इमरजेंसी के इम्कान भी हो सकते हैं, मार्शल लॉ भी हो सकते हैं। कैबिनेट का इजलास है वो बुला लिया गया, सुने वहाँ पर खसूसी ब्रीफिंग दी जा रही है और वहाँ पे कुछ तरीके सोचे जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो ये फैसला देना है तो उसको हम उसको कैसे वो कर सकते, प्रीएम्प्ट कर सकते। मेरा ये ख्याल है सारे स्टेप्स जो हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, कौमी असम्बली में भी स्टेटमेंट है, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, इनका मकसद प्रीएम्प्ट करना है उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट देना चाह रही है, ताकि इस वक्त तो लिख रहे होंगे फैसला, सोच रहे होंगे बेंच के हमने कल क्या फैसला देना है, लिहाजा उसी वक्त खबरें तवातर से आना शुरू हो गई हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की भी स्पीच आ गई, उसमें मार्शल और इमरजेंसी से डरा रहे हैं, उधर से शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर उन्होंने कौमी असम्बली में ठोक दी अच्छी खासी। फिर हमने देखा कि उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की, जैसे मैंने कहा, उनकी थ्रेट आ गई, फिर कैबिनेट का इजलास बुला लिया। ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं कि आप उनको मैसेजिंग भेज रहे हैं कि भाई साहब आपको ऐसा फैसला करने वाले हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा, तो नहीं हो सकेगी सूरत में क्या होगा, तो फिर आप अपना सोच लें, हुकूमत डिफेंस करेगी, हुकूमत नहीं होगी तो कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज हैं जो नहीं चाहती इलेक्शन होगी, फिर देन दे विल कम टू इलेक्शन। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा शक्ल है वो रहेगी नहीं रहेगी, एक तरफ ये दबाव आ रहा है, दूसरी तरफ से फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं वो दबाव डाल रहे हैं उन पे, ये हुकूमत पे भी और दीगर जजेस पे जो दूसरे हैं जो मतलब उनसे उनका मुखालिफ कैंप समझा जाता है, जो उमर बंदियाल साहब के अगेंस्ट समझे जाते हैं, उनको वो अलग से थ्रेट कर रहे हैं कि जनाब कि ये तो सेडिशन बनती है, ये तो आर्टिकल 6 बनता है, और इस पे हुकूमत को भी वो यही थ्रेट की जा रही है कि अगर आपने इस तरह के स्टेप्स लिए तो आर्टिकल 6 बनता है। सो सारा खेल है ना दबाव का है, प्रेशर्स का है, जुडिशरी पे डाला जा रहा है कि वही वाली बात कि मेरी मर्जी का जज, मेरा फैसला होना चाहिए, नहीं आएगा तो जुडिशरी अच्छी नहीं है। अब इन हालात में क्या होगा, एक तो बड़ा एक आसान हल था इसका, लेकिन वही वाली बात ईगोज़ की लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना पहले, ये मतलब सियासी लड़ाई बाद में बनी, अगर मुझसे पूछें हुकूमत की और इस जुडिशरी की लड़ाई बाद में बनी है। ये पहले जो लड़ाई थी विद इन जुडिशरी हुई, जजेस की आपस में प्रॉब्लम हुए, काजी फैज़ ईसा साहब की जो प्रोसीडिंग हुई, रेफरेंस आया, उस पर समाअत हुई, उनकी मिसेस को बुलाया गया, उनके बच्चों के हवाले से आपने सुना, उनको टैग किया गया, उनके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज लगाई गई, वहाँ से सारा मसला शुरू हुआ। और एक बिटरनेस तो आती है, इससे पहले आसिफ सईद खोसा साहब और इनके प्रॉब्लम आए थे, ये उसमें काजी फैज़ ईसा साहब के आए थे। अब हम देख रहे हैं काजी फैज़ ईसा साहब और इनके प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब है। सो काजी फैज़ ईसा साहब के क्रेडिट तो जाता है कि आसिफ सईद खोसा साहब से भी उनका मसला रहा उनका, उसके बाद हमने देखा इनके साथ उमर अता बंदियाल साहब के साथ भी मसला रहा, इवन साकिब निसार साहब के साथ भी प्रॉब्लम रहे। सो उनके इश्यूज़ रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं फेयर आदमी हैं, दिलेर हैं, किसी से डरते नहीं हैं ना, वो मतलब एजेंसी से नहीं डरे, बड़े बोल्ड फैसले हैं उनके क्रेडिट पे। बाज़ कहते हैं नहीं, कुछ फैसले थे जैसे हुदैबिया पेपर मिल वाला था, वो टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने रिओपन नहीं किया था, उस पर सवाल आते हैं, उठते होते हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग, अब किसी तरीके से देखा जा सकता है। सो पहले जुडिशरी में हमने देखा कि जो डिवीजन हो रही थी जजेस में थी, जजेस की डिवीजन जब बाहर निकली है तो बाहर के फोर्सेस को मौका मिला है, हुकूमत भी आज इस पर डटी हुई है। और इसलिए अगर आज वहाँ पर 9 मेंबर बेंच बैठा होता, 11, 13, 15 बैठे होते, हुकूमत की रवैया ना होता। मैं अब सीरियस कह रहा हूँ
जब वीकनेस घर में आती है ना, जब उन्हें ये पता चला सिर्फ ये तो 3 जजेस बच गए हैं, चीफ जस्टिस के साथ तो सिर्फ 2 लोग हैं, 2 ना होते 5 बिठाते, फिर 5 नहीं तो 7 9 11 13 बिठाते। सो हुकूमत को मैसेज चला गया है कि भाई साहब इनके पास तो नंबर्स ही पूरे नहीं है। सिचुएशन वही वाली 97 वाली हो गई है, जब वहाँ पे वो क्वेटा बेंच से आर्डर करवाए गए थे और इफ्तिखार सारी ये थे, अब सजाद अली शाह साहब को उन्होंने इफेक्टिव कर दिया था, हटा दिया था जो लार्जर मेंबर बेंच ने, वो भी अकेले रह गए थे उन दिनों में। उसी तरह की सिचुएशन अब डेवलप होगी। अब सवाल एक और बड़ा है मुख्तसर साहब, अगर ये फैसला आता है कि जो लगता है लाइकली कि, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस साहब ये फैसला नहीं देते कि 90 दिन में इलेक्शन आप ना करवाएं, चलें जब आपका दिल चाहे 18 अक्टूबर को करें, तो डेफिनेटली कानून में आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, फिर ये उन पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएगा, हुकूमत ने इनको बुली किया, इनको थ्रेट किया, हुकूमत ने डरा दिया, हुकूमत ने बयानात दे दिए, और विद इन बगावत का इनको खतरा था, पार्लियामेंट से कोई लॉ बनाए जा सकते थे, कोई ऑर्डिनेंसेस जारी हो सकते थे, कैबिनेट ने कोई पता नहीं कौन से स्टेप्स लेने थे, कोई फोर्स्ड किस्म का उनको छुट्टी पे भेज देना था। तो फिर ये इस तरह का उन पे आना शुरू हो जाएगा कि जनाब आपने आइन और कानून को प्रोटेक्ट करना था, आप एज ए चीफ जस्टिस वो नहीं कर सके। सो उन पे दबाव है डेफिनेटली। वो तो यही कहेंगे कि आइन और कानून के तहत तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पावर्स नहीं है कि वो इलेक्शन आगे लेकर जाए। सो ये तो स्ट्रॉन्ग लाइकली है वो इस तरह का देंगे। नहीं देते तो मैंने रीजनिंग आपको बता दी। अगर आप देते हैं तो अगले हुकूमत के क्या पास क्या ऑप्शन है? मेरा ये ख्याल है वो थ्रेट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बुली ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को पता है कि अगर हमने इन चीज़ों में इंप्लीमेंटेशन ना करवाया तो फिर हमारे लिए वही मसाइल होंगे जो यूसुफ गिलानी साहब के लिए होंगे। फिर अगर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं तो शहबाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। सो ये कोशिश की जाएगी कि जो कुछ भी करना है लॉ और कानून के नीचे रहकर करना है, इलेक्शन कमीशन को आगे करना है, उसकी बलि चढ़ानी, हुकूमत ने अपनी बलि नहीं चढ़ानी। सो जो भी वो उसमें करेंगे वो इदारों को आगे कर देंगे, आप जाए सुप्रीम कोर्ट के साथ मत्था लगाएं, हम पॉलिटिकल हुकूमत जो हम मत्था लगाने को तैयार नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया जाएगा, वो इनकार कर दें सर हमारे पास तो आपका हुक्म सर आंखों पे, बट क्या करें, ना फौज है, ना हमारे पास ना सिपाही है, ना फंड है, ना हमारे पास आरओज है, ना टीचर हैं, तो आप हैं फिर आप करवा दें। सो इस तरह की चीज़ें इनकी कोशिश होगी, क्योंकि पूरा मेरा ख्याल है दीवार के साथ टक्कर जो है हुकूमत में नहीं मारेगी कि टक्कर मारे जाएं और अपने आप को वो करवा लें। उसके बाद एक और ऑप्शन जो कहा जा रहा है इमरजेंसी वाला, मुझे नहीं लगता कि इस स्टेप पे वो जाएगी। अगरचे इस तरह की खुदा ना खासा कुछ सिचुएशन हुई जो कानून में आइन में उनकी गुंजाइश है अगर, तो उसका फ़ायदा भी हुकूमत को होगा। मैं फिर कह रहा हूँ इमरान खान साहब को नुकसान होगा। अगर 6 महीने साल के लिए तो इस तरह की सिचुएशन बदलती है, हुकूमत हट जाती है, कोई इमरजेंसी लग जाती है, कुछ और कोई सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है, ये भाग के लेंगे कि जनाब कि 1 साल गुजर जाए, दरमियान में से 2024 में इलेक्शन करवा लें, ताकि पूरा साल का जो बैगेज है इनका, जो इनकम्पिटेंसी का है, केसेस सेटल करवाएं, लोगों में अनपॉपुलर हुई है, महंगाई हुई है, उस बर्डन से निकल जाएंगे। सो इनको इस हवाले से टकराव जो है सूट करता है इनको, हुकूमत को। लेकिन वही ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ना कि ये मतलब कितने एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। इस वक्त इदारे तो उनके साथ खड़े हुए हैं, वो नज़र भी आ रहा है कि इदारे उनके साथ हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक मेरा ख्याल दिन है, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ने भी देखना होगा कि मेरे साथ मासिव 2 जजेस के पूरी मेरे साथ वो बेंच नहीं है। भर आप और मैं क्या कह सकते हैं कि गैस वार के कोई फैसला आप और मैंने तो नहीं सुनाना, जिन्होंने सुनाना है अब उन्हीं पर बर्डन है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या उसके फिर उसके नतायज निकलेंगे हुकूमत के लिए, जजेस के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। बहरहाल इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। लेट्स प्रे के वो कहते हैं सैनिटी प्रिवेल्स और कोई इसमें से कोई बेहतर सूरत हाल है ना वो निकलनी चाहिए आपके लिए, हम सब के लिए।